हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है समास। जैसा कि इसके पिछले क्लास में हमने संधि को समाप्त किया और वर्णमाला भी हमने समाप्त कर रखी है। अगर आपने वर्णमाला और संधि का टॉपिक नहीं देखा है तो उसे मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया गया है, उसको जाकर एक बार देख लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि चैनल में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में सब टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियोस पड़े हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक, जैसा कि आज हम समास की ओर चल रहे हैं और समास का मतलब क्या होता है, समास किसे कहते हैं, शाब्दिक अर्थ क्या है और ये किस विधि पर आधारित है, इन सब के बारे में चर्चा करते हुए इसके टॉपिक पर चलेंगे। आइए, तो समास को अगर देखें तो समास का जो अर्थ है, इसका मतलब होता है संक्षेप। समास का जो अर्थ है, इसका जो मतलब है क्या है, संक्षेप। जैसा कि हम जब संधि पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे संधि का अर्थ मेल बताया था, और संधि की जब परिभाषा देने लगे तो वहाँ पे हमने कहा था कि वर्णों का दो वर्ण आपस में जुड़ेंगे तो नए वर्ण का निर्माण करेंगे। आपस में जो वर्ण जुड़ेंगे तो वहाँ से एक नए शब्द का निर्माण करेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संधि। और लेकिन समास में क्या है, इसमें दो या दो से अधिक पद आपस में जुड़ते हैं। दो या दो से अधिक पद आपस में, पद मतलब शब्द, तो शब्द आपस में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, जिसे समास कहा जाता है। समास कहा जाता है। इसमें दो या दो से अधिक पद आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, समास। संधि में क्या था कि दो वर्ण आपस में जुड़ते थे और दो वर्ण आपस में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते थे, उसे संधि कहा जाता है। और समास में क्या है कि यहाँ पे दो या दो से अधिक पद को मतलब शब्द, ये जुड़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो समास की जो विधि है, समास की विधि क्या हुई, पद विधि। क्या हुई, पद विधि। और संधि की विधि क्या थी, वर्ण विधि। अब इसको पद विधि भी कह सकते हैं हम लोग और शब्द विधि भी कह सकते हैं। और संधि की जो विधि है उसे हम लोग वर्ण विधि के नाम से जानते हैं। इतना आप लोगों ने समझ लिया। समास जिसका अर्थ क्या होता है, संक्षेप। संधि का क्या अर्थ होता था, मेल या जोड़, और समास का अर्थ संक्षेप। संधि में दो वर्ण आपस में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते थे, उन्हें संधि कहा जाता था। और समास में क्या है, दो या दो से अधिक पद आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, समास। इनकी जो विधि है समास की, वो पद विधि है या शब्द विधि है। जबकि संधि की जो विधि थी उसे क्या कहा जाता था, वर्ण विधि। यहाँ तक आप लोग संधि और समास में अंतर भी आप लोगों ने समझ लिया। संधि में क्या था, संधि में दो वर्णों का योग था और समास में दो पदों का योग है। तो अगर अंतर लिखना हो संधि और समास में तो लिख सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, संधि एवं समास। तो संधि क्या थी, दो वर्णों का योग है, वर्णों का योग। और समास में क्या है, दो शब्दों का योग बनता है। ठीक, उसके बाद संधि का जो तोड़ना होता है यानी विच्छेद, जब हम संधि को तोड़ते हैं तो विच्छेद करते हैं, और जब समास को तोड़ेंगे तो इसे क्या कहेंगे, विग्रह।
ऐसे ही हैं। ये परीक्षा में पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोग इतना अंतर जानते रहिए। ठीक है, आइए समास के भेद के बारे में बात कर लें। समास के भेद, समास के भेद। अब देखिए, अगर हम उच्च स्तर की परीक्षाओं की बात करें तो समास के केवल 4 ही भेद माने जाते हैं, लेकिन चूंकि यूपी टीईटी और सीटेट की अगर बात करें या छोटे स्तर की परीक्षाओं की बात करें तो आप समास के 6 भेद मानिएगा। कितने भेद? 6 भेद। आप 4 में कंफ्यूज मत होइएगा, समास के कितने भेद मानेंगे? 6 भेद मानेंगे। ठीक, हिंदी जगत में समास के 6 भेद मानिएगा, जबकि कुछ परीक्षाएं जो हायर स्तर की परीक्षाएं हैं वहाँ पे समास को 4 भेद मान लिया जाता है। उसका रीज़न ये है कि जो द्विगु और कर्मधारय है इसे तत्पुरुष समास की ओर ले लेते हैं, तत्पुरुष समास के भेद बता देते हैं। लेकिन आप लोग इसको द्विगु और कर्मधारय दोनों को अलग अलग समास मान के 6 भेद बताइएगा। तो अगर हम समास के भेद देखें तो पहला समास का जो भेद है वो है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा समास का भेद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। चौथा समास द्विगु समास, द्विगु समास। पांचवा समास कर्मधारय समास, कर्मधारय। और छठा बहुव्रीहि समास। तो समास के कितने भेद हुए टोटल? समास के टोटल 6 भेद हुए। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अब आइए एक एक करके इनके भेद के बारे में चर्चा करते हैं और इन भेद को बड़े ट्रिक से बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे। और आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा समास केवल आज के वीडियो में ही कंप्लीट कर देंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे ट्रिक्स पे रहेंगे और बहुत अच्छे ट्रिक्स होंगे। ठीक, आइए एक एक समास की चर्चा करते हैं। तो पहला समास जो है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को देखें। ठीक, अव्ययी भाव समास के पहले थोड़ा सा हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट बात पर ध्यान दे लें। देखिए, जो समास के पद हैं वो 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद प्लस दूसरा पद। ठीक, जो प्रथम पद होता है इसे पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को क्या कहा जाता है? उत्तर पद। इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझिएगा। जो प्रथम पद होगा उसे क्या कहा जाएगा? पूर्व पद। और जो उत्तर पद होगा यानी दूसरा पद होगा उसे क्या कहा जाएगा? उत्तर पद। तो जैसा कि अव्ययी भाव समास है तो अव्ययी भाव समास में देखें तो अव्ययी भाव समास में सभी उपसर्ग, अब यहाँ से हमारी ट्रिक चालू होती है। अव्ययी भाव समास में सभी उपसर्ग अव्यय, ये क्या होते हैं? अव्यय। इनका कभी रूप नहीं बदलता, जिसका कभी रूप जिसका रूप न बदले उन्हें क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। तो सभी उपसर्ग और अव्यय, इनसे अगर जो समास बन रहा है इन समास को हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। उपसर्ग से बने, अव्यय से बने, इनको हम किस में ले जाएंगे? अव्ययी भाव
समास में। ठीक है, कहने को हम दूसरी परिभाषा इसकी बता सकते थे कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो। तो नेक्स्ट पे जो हमारी ट्रिक है, सेकेंड ट्रिक, उसको भी देखते चलिए। सेकेंड ट्रिक हमारी क्या है? सेकेंड ट्रिक ये है कि जब कोई ऐसा शब्द आए, दूसरा, जब कोई ऐसा शब्द आए जिसमें दोनों शब्द समान हों, जिसमें दोनों शब्द क्या हों? दोनों शब्द समान हों और उनका अर्थ भी समान हो, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता, अव्ययी भाव समास होता है। समझिए, जब कोई ऐसा शब्द जिसमें दोनों शब्द समान हो और उनका अर्थ भी क्या होना चाहिए? उनका अर्थ, यहाँ पे अर्थ भी समान हो, तो उसे वहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे पास पास। अब देखिए, पास पास, पास पास, दोनों शब्द समान हैं, दोनों के अर्थ भी क्या है? अर्थ समान, शब्द समान। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। धीरे धीरे, धीरे धीरे, कौन समास? अव्ययी भाव, अर्थ समान, शब्द समान। रातों रात, रातों रात, कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ, कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। जैसे फटाफट, फटाफट, कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। पल पल, कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। तो समझ गए आप लोग। सेकेंड ट्रिक हमारी क्या है? जब कोई ऐसा शब्द जिसमें दोनों शब्द समान हो और उनका अर्थ भी क्या हो? समान हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, उदाहरण आपके पास है, पास पास, अर्थ समान भी है और शब्द भी समान है, कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे, रातों रात, हाथों हाथ, फटाफट, पल पल, यहाँ पर जितने शब्द हैं सबके अर्थ भी समान है और शब्द भी समान है, तो वहाँ कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट के माध्यम से हम बताएंगे, वो क्या है? नए समास। देखिए, नए समास बहुत इम्पोर्टेंट है। नए समास आपका तत्पुरुष समास में आता है। किस समास में आता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। लेकिन जो नए समास है, नए समास में नकारात्मक उपसर्ग होता है। क्या होता है? नकारात्मक उपसर्ग। और नकारात्मक उपसर्ग होने के कारण आप लोग अव्ययी भाव समास और नए समास में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका जो कंफ्यूजन है उसी को हमको आज दूर करना है। ठीक है, तो क्या होता है, इनमें नए समास और अव्ययी भाव समास में लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको हम लोग कैसे दूर कर रहे हैं, आइए बताते हैं। ठीक, देखिए, नकारात्मक उपसर्ग का मतलब होता है ऐसा उपसर्ग जो निषेधवाची हो, जिनका अर्थ नहीं में आ रहा हो। कैसे में? नहीं में। तो ऐसे समास, ऐसे उपसर्ग को हम लोग देखेंगे। जैसे बे, अब बे, गैर, अब ये सब कैसे हैं? गैर का मतलब नहीं, निर। अभी कोई कह दे पढ़ा लिखा है, अन लगा दे, अनपढ़। अन नहीं का है ना, जैसे पढ़े लिखे को पढ़ बोलते हैं, लेकिन अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसमें अन लगा देते हैं तो अनपढ़ हो जाता है। अ, जैसे कोई लिख रहा है लिखित, अ लगा दिया, अलिखित।
तो ये सब न का भाव दे रहे हैं ना, नहीं का भाव दे रहे हैं, ऐसे एटसेट्रा और भी हैं। तो इनके बारे में ये जो बे गैर निर हैं, ये जो निषेधवाची उपसर्ग हैं, इन उपसर्गों से भी समास बनता है। लेकिन वो जो समास होगा वो समास कौन सा होगा? नए समास होगा। इसको नए तत्पुरुष समास भी कहते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है अव्ययी भाव में, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। जो नकारात्मक उपसर्ग रहेगा तो उसको एक बार ऑप्शन में ज़रूर देखिएगा। अगर नकारात्मक उपसर्ग से समास है तो आप तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर या तो नए समास होगा या फिर अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस ऐसे दशा में अपने विकल्प अगर आपका विकल्प में अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास विकल्प में दिया हुआ है, लेकिन नए समास विकल्प में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अव्ययी भाव समास को टिक कर देंगे, ठीक। लेकिन अगर विकल्प में अव्ययी भाव भी है और नए समास भी है, ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? नए समास को वरीयता देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जो ये नए समास है, ये नकारात्मक उपसर्ग बे गैर निर अन ये सब हैं, तो इनसे जो वो आपका समासिक पद बनेगा वो नए तत्पुरुष समास होता है, तो नए तत्पुरुष समास कहलाएगा। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा अपने विकल्प को। अगर आपके परीक्षा में दिया हुआ प्रश्न में केवल अव्ययी भाव है तो आप निश्चिंत होकर अव्ययी भाव को टिक कर दीजिएगा, गलती नहीं होगी। लेकिन नए समास अगर है विकल्प में, तब आप किसको वरीयता देंगे? नए समास को, ठीक। फिर आइए आपको अगर उदाहरण देख लें इनका। अगर आप उदाहरण देखिए तो जैसे बेपरवाह, बेपरवाह, अगर यहाँ देखिए जो बे है इसका नकारात्मक अर्थ निकल रहा है, नहीं परवाह करना, और बे लग गया तो नहीं परवाह करना। अब एक ऐसी दशा में कौन सा समास होगा? नए समास। लेकिन अगर विकल्प में नए नहीं है तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो नए समास और अव्ययी भाव समास को आप क्या करेंगे? दोनों को विकल्प के अकॉर्डिंग देखेंगे। किस दशा में? अगर लगा हुआ उपसर्ग निषेध मतलब नहीं का भाव दे रहा है, उस दशा में आप इतना ध्यान देंगे, ठीक है। अब आपका अव्ययी भाव समास जो है खत्म होता है। अव्ययी भाव में सिर्फ आपको हमने 3 ट्रिक बताया। पहली ट्रिक क्या थी? पहली ट्रिक हमारी ये थी कि उपसर्ग और अव्यय से बना समास क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। सेकेंड ट्रिक क्या थी? सेकेंड ट्रिक ये थी कि जब दो पद समान हो और उनका अर्थ भी क्या हो? समान हो, तो ऐसा समास कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। और तीसरा हमने नोट करके एक ट्रिक बताया आपको नए समास के बारे में। नए समास में क्या है? अगर नए समास में नकारात्मक निषेध उपसर्ग जो होंगे उनसे जो समास बनेगा वो नए समास होगा। वास्तव में नए समास तत्पुरुष समास होता है, लेकिन आप लोग जब निषेधवाची उपसर्ग की बात समास देखेंगे वो, तो उसमें आप सबसे पहले विकल्प को वरीयता दीजिएगा। अगर आपके विकल्प में नए है तो नए को ज़्यादा वरीयता दीजिएगा। अगर विकल्प में नए नहीं है, अव्ययी भाव है, तो फिर अव्ययी भाव लगा के चले आइएगा। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया? कोई दिक्कत? आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आइए, ठीक, तो सारा कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। अव्ययी भाव लगभग आपका समाप्त हो जाता है। अब अव्ययी भाव में हाँ एक नोट करके और समझ लीजिए। अगर संख्यावाची शब्द नदियों के पहले हो, किसके पहले? नदियों के पहले, तो
ऐसी दशा में जो समास होता है वह भी अव्ययी भाव समास होता है। तो ऐसी दशा में अव्ययी भाव समास होता है। संख्यावाची शब्द अगर पहले आए तो वो द्विगु समास में जाता है, लेकिन नदियों के पहले संख्यावाची शब्द आए तो वो कौन से समास में जाता है? अव्ययी भाव समास में। ठीक, एग्जाम्पल जैसे सप्तगंगम, सप्तगंगम, पंचगंगम, पंचगंगम। ठीक, तो ऐसे जो नदियों के पहले संख्यावाची शब्द आएंगे तो वो कौन से समास हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास। अब अगला देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास को अगर देखें तो तत्पुरुष समास का पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद अप्रधान होगा और उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक, पूर्व पद अप्रधान और उत्तर पद अप्रधान। ठीक, तो उत्तर पद आपका प्रधान हो जाएगा। अर्थात अगर परिभाषा देखें तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद अप्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। लेकिन अगर इसको हम ट्रिक के माध्यम से करें तो ट्रिक हमारी क्या है कि जब कोई शब्द का विग्रह मतलब कारक चिन्ह, आपके जो कारक चिन्ह हैं उन कारक चिन्ह से अगर हमारा विग्रह होता है, समझिएगा बात को, कि जो आपके कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए ऐसे ऐसे करके जो आपके कारक चिन्ह है, उन कारक चिन्ह को अगर ये बीच में आ जाए, ये कर्ता ने कर्म को से के लिए ऐसे आपके हैं ना एटसेट्रा, ये आपके कारक चिन्ह हैं और ये मध्य में संबंध बताने के लिए आ जाएं तो वहाँ पर आपको क्या समझना है? तत्पुरुष समास समझना है। क्या समझना है? तत्पुरुष समास। समझिए, हमारा जो परिभाषा है कि पूर्व पद अप्रधान और उत्तर पद प्रधान हो, ऐसे समास को क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। लेकिन जो ट्रिक है, ट्रिक समझिएगा, ट्रिक है कि दो पदों के बीच में अगर कारक चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए? कारक चिन्ह आ जाए तो जो संबंध बताता है उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल के तहत आपको दिखाएं। जैसे वनवास। अब इस वनवास को देखिए तो इसका जो अर्थ आप निकालेंगे तो निकलेगा वन में वास। अब देखिए में कारक चिन्ह संबंध बता रहा है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। अब इसमें बीच में देखिए कारक चिन्ह आ गया, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। आप बीती, आप बीती, इसका क्या अर्थ होगा? आप पर बीती। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। जैसे शीश महल। अब आप इसको देखेंगे तो क्या होगा? शीशा का महल। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तो जिस समास में कारक चिन्ह दोनों पदों के मध्य में आते हैं उन्हें कौन सा समास कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। वैसे तत्पुरुष के टोटल कितने? 6 भेद भी होते हैं। तो आप भेद के अनुसार न जाइए, चूँकि भेद के अनुसार आपके पेपर में नहीं पूछेगा। आप केवल कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए प्रदान के से अलग होना, संबंध का के की रारेरी और में, और बस अधिकरण में पर है, तो बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा। आप जो शब्द लिखा है जब उसको
उसका अर्थ निकालेंगे तो उसमें कारक का चिन्ह लगा होगा। ठीक, उस चिन्ह के माध्यम से आप तत्पुरुष को पहचान जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, आपको हम हर एक तत्पुरुष से एक एक दो दो उदाहरण कहिए तो बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें तत्पुरुष में देखना है सुख प्राप्त, सुख प्राप्त। अब इसको हम देखें सुख प्राप्त को, तो सुख को प्राप्त करने वाला, सुख को, अब यहाँ पे देखिए कौन सा तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा तत्पुरुष हो गया, कर्म तत्पुरुष। ठीक, इसी प्रकार आप देख लीजिए नेत्रहीन, नेत्रहीन, ये क्या होगा, इसका अर्थ देखें तो नेत्र से हीन। अब यहाँ से कौन सा करण तत्पुरुष या तृतीया तत्पुरुष, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, करण तत्पुरुष या तृतीया तत्पुरुष। उसके बाद मान लीजिए हम आपको बताएं रसोई घर, रसोई घर। अब रसोई घर में कौन सा तत्पुरुष है, तो रसोई घर का मतलब रसोई के लिए घर, और रसोई के लिए आया, और ये कौन सा होता है, संप्रदान में, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक, ऐसे ही आप हर एक का उदाहरण आप अपने किसी किताब में प्रैक्टिस करिएगा। हालांकि उदाहरण जरूरी नहीं है, बस आप कारक चिन्ह को समझते रहिए और दोनों शब्दों के मध्य में कारक चिन्ह आ जाए, वहाँ आपका कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका तत्पुरुष समाप्त भी समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास को बताएंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय